नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं हम तुर्की और सीरिया में आए जबरदस्त भूकंप की खबर से, जहां पर भयंकर तबाही की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई और हजारों लोग घायल हुए हैं। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अब तक तुर्की और सीरिया में हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको बता दें, सोमवार को यह भूकंप आया था। 12 घंटे के अंदर 3 बड़े भूकंप आए हैं। बिल्कुल, जो 3 बड़े भूकंप आए, पहला जो भूकंप आया वो सुबह 4 सवा 4 के आसपास आया था। 7.8 उसकी तीव्रता थी। उसके बाद 7.6 और फिर 6 की तीव्रता से भूकंप आया। कुल 3 भूकंप आए। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह ये त्रासदी रही है और ये लगातार किस तरह से ताश के पत्तों की तरह गिरती चली गई वहां पर इमारतें। तुर्की और सीरिया में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और आपातकाल की घोषणा के बीच राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये भूकंप रहा होगा। सुबह करीब 4:15 बजे जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त ये भूकंप आया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई देश मदद का ऐलान कर चुके हैं, मदद भेज रहे हैं। भारत से भी एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। जया, बिल्कुल, और यहाँ पर ये अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर कि तुर्की की तस्वीरें, जिसमें कि लोग सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से यहाँ पर इमारत, ये देखिए वो तस्वीर जिसमें अचानक से चलते चलते लोग देखते हैं कि इमारत जो है भरभरा कर गिर जाती है। साथ ही एक दूसरी इमारत का हिस्सा भी यहाँ पर जमींदोज होता हुआ दिख रहा है और देखते ही देखते दोनों इमारतों का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की और सीरिया की सीमा पर यह भूकंप आया। 3 बड़े भूकंप आए हैं और 7.8, 7.6 और 6 तीव्रता के इन भूकंपों से काफी तबाही यहाँ पर हुई है। तो तुर्की की एक और तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भूकंप से झटके से अचानक एक इमारत गिर जाती है। साथ ही उसके पास का बड़ा बिजली का खंभा भी गिर जाता है और झटका इतना तेज है कि आसपास की एक और इमारत गिरती है। पूरे इलाके में धूल का गुबार आप देख सकते हैं। तो तुर्की में भूकंप से हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा और इन इमारतों में ऐतिहासिक इमारत भी शामिल है जिसे भारी नुकसान पहुंचा है। ऐतिहासिक इमारतों के कई हिस्से ढह गए हैं और मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा है। तो ये तस्वीरें भी तुर्की की हैं, जहां पर भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। अब भी वहां मलबे में कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। और अब आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें सीरिया की हैं। कल पहला भूकंप इस इलाके में आया था जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। यहाँ का एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है मलबा वो बिखरा पड़ा है चारों तरफ। इस मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है और लगातार राहत और बचाव का काम यहाँ पर भी जारी है। साथ ही इन तस्वीरों में इमारतों से धुआं भी निकलता हुआ दिख रहा है। तुर्की के कई दक्षिणी शहरों से तबाही की इस तरह की तस्वीर आ रही है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। नुकसान इतना ज्यादा है कि प्रशासन हर जगह पहुंच भी नहीं पा रहा।
स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 4:17 पर भूकंप का पहला झटका आया। इसका केंद्र सीरियाई सीमा के करीब गाजियान्टेप में कहमानमारश के पास महसूस किया गया। इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा झटका भी महसूस किया गया। सो रहे लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। कहमानमारश, गाजियान्टेप, आदियामान, सनलियुर्फा, दियारबाकिर और किलिस समेत करीब 1 दर्जन शहरों में कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। 7.4 स्तर का भूकंप काफी विध्वंसकारी है। हमारे सारे गवर्नर ड्यूटी पर हैं। सुरक्षा बल और आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के साथ साथ राहत और बचाव दल भूकंप से प्रभावित अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं, जो राहत और बचाव काम में हिस्सा लेंगे। तुर्की में राष्ट्रीय आपदा का ऐलान कर दिया गया है और दुनिया से मदद की अपील की गई है। अमेरिका सहित कई देश नुकसान के आकलन और मदद पहुंचाने में जुट रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। भारत से जरूरी सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है ताकि राहत और बचाव कार्य तेज किया जा सके। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तबाही सीरिया में भी हुई है। अलेप्पो, लटाकिया, हामा और टार्टस में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अलेप्पो में तो कई इमारतें पूरी तरह गिर गई हैं। सीरिया में भी मौत का आंकड़ा सैकड़ों में है। शरणार्थी शिविरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे यहां रहने वाले लाखों शरणार्थियों के सामने संकट पैदा हो गया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने आपातकालीन बैठक कर राहत और बचाव की समीक्षा की है। 6 फरवरी को शहर बहुत बड़ी आपदा के साथ जागा। भूकंप ने आज मारिन के अलग अलग हिस्सों में जान माल का भारी नुकसान किया है। तुर्की में 1999 में बड़ा भूकंप आया था, जिसमें करीब 18,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद का ये सबसे तबाही वाला भूकंप है। एजेंसी इनपुट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, अभी तक 4,000 लोगों की मौत की पुष्टि की बात कही जा रही है, लेकिन लगता है ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। 1999 की याद दिला रहा है, जिसमें आपने रिपोर्ट किया कि 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जी बिल्कुल जया, देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर हैं यूरोप के लिए, उनका अनुमान है कि 20,000 के आसपास मौत हुई है या 20,000 से ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर सकता है। वो इस आधार पे आकलन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे मलबे हैं इमारत के, जहां तक अभी रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच नहीं पाई है क्योंकि तबाही इतना बड़ा है। और यही वजह है कि दुनिया के देशों से मदद की अपील की गई है। भारत की तरफ से जो फौरी मदद भेजी गई है, जो कि 24 घंटे के अंदर से रवाना सुबह आज रवाना हो चुकी है, उसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो मलबे से लोगों को निकालने में, जैसे कि ड्रिल मशीन और इस तरह के जो उपकरण हैं वो भेजे गए हैं ताकि वहां पे राहत और बचाव कार्य को तेज किया जा सके। एनडीआरएफ की 2 टीम तो भेजी जा रही है, साथ में मेडिकल की जो टीम है वो भी भेजी जा रही है। तो अभी चाहे वो टर्की हो या वो सीरिया हो, सबसे पहली जरूरत जो है वो मलबे में दबे लोगों को निकालने की है, राहत और बचाव कार्य की है। तो सारा फोकस जो है अभी इस बात पर है। बहुत सारे इलाके में प्रशासन अभी तक पहुंच नहीं पाया है क्योंकि जो वो इलाका है कटा हुआ है, वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। और कई शहरों में तो जो प्रशासन का जो बिल्डिंग है या जो थाना है या जो हॉस्पिटल है वो भी तबाह हो गया है, तो इलाज मिलना वहां पे नामुमकिन है। तो एक बहुत भयावह तस्वीर, और जो 20,000 का आंकड़ा जो एक अनुमानित जो संख्या है जो कि WHO के अधिकारी की तरफ से आ रहा है, वो बहुत ही एक परेशानी वाला है। तो जाहिर सी बात है कि
इस स्तर का भूकंप आया और 24 घंटे के भीतर जो है 4,500 के आसपास आंकड़ा पार कर चुका है। तो समझिए कि आगे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, आगे अगले इलाकों तक जब ये टीमें पहुंचेंगी तो इस आंकड़े में इजाफे की पूरी गुंजाइश है। और जैसे जैसे देर हो रहा है, जो मलबे में अगर जीवित लोग जो दबे हुए हैं उनके बचने की जो संभावना भी है वो कम से कम तर होती जा रही है। उमा, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात भी है कि सीरिया के जिस इलाके में ये भूकंप आया वहाँ सरकार और विद्रोहियों के बीच करीब करीब 10 साल से लड़ाई चल रही है। ऐसे में वहाँ पर लगातार हमले होते रहे हैं, इमारतें वहाँ पर पहले से ही क्षतिग्रस्त और कमजोर हैं। तो इस भूकंप ने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है। जी बिल्कुल, देखिए सीरियाई इलाके में जो भूकंप आया है वहां पर जो शरणार्थी शिविर है उनको काफी नुकसान पहुंचा है और शरणार्थियों के सामने संकट तो पैदा हुआ ही है, साथ में एक जेल जो है वो भी टूटा है और उसमें से 20 जो कुख्यात आतंकी हैं वो भागे हैं जो कि IS के बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनौती जो है वो सुरक्षा के तौर पर भी आगे पैदा करेगी और जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में वहां पे मदद की फौरी जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ने मदद भेजने के लिए वहां पर अपना जो प्रयास है वो शुरू किया है और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी मदद वहां पहुंचाई जाए। लेकिन सीरिया का इलाका क्योंकि वहां पे सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो भी होंगी, तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए भी एक चुनौती होगी। अब देखना यह है कि सीरिया में किस तरह से और कितनी जल्दी वहां पे राहत और बचाव होता है। और वहां अभी 1,500 के आसपास मौत का आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। वहां पे भी अनुमान इस बात को लेकर है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है अगर फौरी तौर पे जल्दी वहां राहत और बचाव कार्य न चलाया जाए, क्योंकि मलबे में अभी भी लोग वहां भी दबे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा ये तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, तुर्की हो, सीरिया में हो, जबरदस्त भूकंप के बाद ये तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें राहत और बचाव के काम में टीमें लगी हुई हैं। कई देश भी मदद के लिए आगे आए हैं, जिसमें भारत ने भी अपनी ओर से मदद का पहला जत्था तुर्की के लिए रवाना कर दिया है। तुर्की में भूकंप से तबाही के बाद कई देशों ने मदद का ऐलान किया है। भारत की ओर से भी मदद भेजी गई है। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम यहां पर तुर्की रवाना हो चुकी है और इस टीम में एनडीआरएफ के जवान जरूरी सामान के साथ, जिसमें ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि इस तरह के बाद जो मलबे में तब्दील हो जाती है इमारतें, उसमें से लोगों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, तमाम जरूरी सामान के साथ उससे लैस ये टीम यहां से रवाना हुई है। और इस टीम में खास तौर पर डॉग स्क्वाड्स को भी रखा गया है। सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते 2 एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स, एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाजियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है, जो वहां पर जाकर के ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी। बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो अर्थक्वेक का वहाँ पे त्रासदी हुआ है, उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उसको हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे एज पर यूएन गाइडलाइंस। टीम की जहाँ तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है अभी। और रिलीफ मटेरियल अलग से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी वो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्स के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। बजट 2023 में मनरेगा और मिड डे मील जैसी बड़ी सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती की गई है। यही नहीं, बच्चों के मिड डे मील और बुजुर्गों की पेंशन में भी कमी कर दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख के जरिए इसे गरीबों पर प्रहार बताया है। देखते हैं रिपोर्ट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, reaching the last mile, scheduled tribes, Divyangjan
and economically weaker sections. सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस लेख के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बजट में मनरेगा, मिड डे मील जैसी सामाजिक सेक्टर की बड़ी योजनाओं के आवंटन में कटौती की तीखी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा, ये गरीबों पर मोदी सरकार का एक मौन प्रहार है। मनरेगा के लिए फंडिंग को 1/3 कम कर दिया गया है, जिससे वो 2018-19 के स्तर से नीचे आ गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज के मुफ्त आवंटन को मनमाने ढंग से बंद करने के बाद से गरीबों को मिलने वाला राशन आधा कर दिया गया है। स्कूलों में मिड डे मील्स के जरिए आवंटन करीब 10% तक घटा दिया गया है और अल्पसंख्यकों, विकलांगों के लिए योजनाओं का आवंटन और बुजुर्गों के लिए पेंशन भी कम किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, सरकार ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए सोच समझकर बजटीय आवंटन किया है। एक सवाल जो राजनीतिक दलों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से उठाया गया है कि कुछ जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है, मिड डे मील स्कीम है, इसके लिए क्यों एलोकेशन घटाया गया है? गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है? So one of the reasons why on paper the Manrega allocation is lower is because there is a much higher substantive increase in the allocation to PM Awas Yojana, particularly PM Awas Yojana Rural and the Jal Jeevan Mission. Naturally, this expanded expenditure cannot be undertaken without deploying more people. So the expectation is that the rural workers would be able to find jobs in these projects because when you construct homes, you need people to construct homes. Secondly, it is also true that as we expect economic growth to be around 10.5-11% in nominal terms, that would also see some of the rural labor migrating back to urban India and finding jobs. इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी आवंटन घटाया गया है। 2022 के बजट में इसके लिए 68,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो इस साल घटाकर 60,000 करोड़ कर दिए गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट से काफी अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया है। Again, as I said, in the case of the PM Kisan, the same principle applies. It is not the allocation is cut. We are focusing on effective and efficient implementation. जाहिर है, मामला सीधे गरीब जरूरतमंद लोगों के हित से जुड़ा है और इस पर बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस साल भले ही आम आदमी के बजट में बेशक कटौती हुई हो, लेकिन जो वीआईपी सुरक्षा है उसके बजट में कहीं भी कटौती देखने को नहीं मिली। हर महकमा जो इस यूनिट से जुड़ा हुआ है उसके बजट में इजाफा किया गया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। 1.5 लाख रुपए उनकी सुरक्षा पर सरकार रोज खर्च कर रही है, यानी महीने के करीब 50 लाख। सीआरपी की जो चीफ सुजय थाउजेंड हैं, वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं। वो एसपीजी में खुद काम कर चुके हैं। उनसे ज्यादा वो समीपस्थ सुरक्षा के बारे में कौन जानता है। लेकिन सीआरपीएफ चूंकि कई ऐसे अधिकारियों को और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा दे रही है, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह वो कम आप उसको आंक सकते हैं सुरक्षा देने में, और इसलिए हमें पूरा भरोसा होना चाहिए सीआरपीएफ। वैसे वो अकेले नहीं हैं। सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को इस तरह की सुरक्षा मुहैया करवा रही है, जिसमें से 21 के पास Z+ श्रेणी की है और 26 के पास Z कैटेगरी की। सीआरपीएफ की 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हैं। सीआरपीएफ का इस सत्र का बजट 31,772 करोड़ है। इसमें से 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। सीआरपीएफ के बाद वीआईपी सुरक्षा में जिसे सबसे ज्यादा तैनात किया गया है वो है सीआईएसएफ। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ फिलहाल 144 लोगों को सुरक्षा देती है, जिसमें 9 Z+ श्रेणी के हैं और 11 Z के। इसके बाद आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी लगभग 70 लोगों को Z+ और Z श्रेणी की सुरक्षा देती है। औसतन Z+ पर 50 लाख और Z पर 40 लाख महीने का खर्च आता है। वैसे इस साल बजट एसपीजी को भी 433 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने पर सरकार 36 करोड़ रुपया महीना खर्च करती है। वीआईपी सुरक्षा को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि सरकारें अक्सर कहती कुछ हैं और करती कुछ और ही हैं। जिन लोगों को वीआईपी सुरक्षा मिल रही है उनकी फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है।
लेकिन ये भी सच है कि सुरक्षा वाकई ही कुछ लोगों के लिए एक अहम मुद्दा है। लेकिन इसके आड़ में आम आदमी के साथ मतभेद अगर नहीं होगा तो अच्छा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान लगातार जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आज दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर भी उतर रही हैं। बीजेपी पार्षद, नेता, कार्यकर्ता और उधर आम आदमी पार्टी के भी नेता, कार्यकर्ता और पार्षद एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल कल तीसरी बार मेयर चुनाव की तारीख तय तो हुई पर चुनाव नहीं हो पाया। बीजेपी के हंगामे की वजह से MCD की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी करने पर उतरी हुई है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मनोनीत पार्षदों के वोटिंग के अधिकार को लेकर दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। दिल्ली नगर निगम की बैठक में नारे लगाते, अपनी सीट छोड़कर वेल में आकर हंगामा करते दिखे बीजेपी पार्षद। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षद खरीदने और तोड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे आम आदमी पार्टी के पार्षद, इस कोशिश में कि किसी तरह अपना मेयर बनवाया जाए। लेकिन बीजेपी पार्षदों ने लगातार इतना हंगामा किया कि पीठासीन अधिकारी ने बिना मेयर चुनाव के ही MCD की बैठक अगली तारीख तक स्थगित कर दी। मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से MCD को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। नहीं, हंगामा मतलब वो कुछ भी गलत बात कहेंगे तो वो मान ली जाए क्योंकि वो बहुमत में है। अगर वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि चुनाव शुरू किया जाए और उसकी गाइडलाइन बताई और तुरंत उसके बाद में उनके नेता पक्ष जो हैं वो खड़े होकर के कहते हैं हम चुनाव नहीं होने देंगे, हमें ये मान्य नहीं है। अरे DMC एक्ट के बाहर जा कर के आपका कुछ करेंगे क्या? जब उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, एक एल्डरमैन जिसने 2016 में आप केस किया था कि एल्डरमैन को क्या अधिकार हैं ये बताया जाए, और उस केस के जजमेंट में साफ तौर पे पहली बार जो है निकल के आया कि एल्डरमैन वोट भी डाल सकते हैं। दरअसल MCD की बैठक शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की कि मनोनीत पार्षद भी वोट देंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये असंवैधानिक है। बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार हंगामा होता रहा और सदन स्थगित हो गया। MCD चुनाव जीतने और 3 बैठकों के बावजूद भी मेयर नहीं बना पाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की घोषणा की है। MCD चुनाव जीतने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अभी तक दिल्ली में अपना मेयर नहीं बना पाई है, लेकिन आज की बैठक से आम आदमी पार्टी को एक चीज तो जरूर हासिल हुई है, वो ये कि लगातार वो जो बात उठा रही थी, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, वो आज सही साबित हुई है। वो ये कि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों से वोटिंग कराने की तैयारी में है, जो कि एक असंवैधानिक काम है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी थी, इसलिए इसमें
कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ये तय है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही निपटेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। लगातार विवादों में रहने वाली तिहाड़ जेल में अब ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हुआ। यहां 2.5 महीने में 380 फोन जब्त किए गए हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी जगह जो कि डार्क स्पॉट्स कहलाती है उनको भी चिन्हित किया गया। जेल के अंदर जुर्म को रोकने के लिए यहां का प्रबंधन और क्या कुछ खास कर रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली इस तिहाड़ जेल के अंदर कानून तो चलता है जेल मैनुअल से, लेकिन मोबाइल नेटवर्क चलता है जुगाड़ से। जिस कैदी के पास मोबाइल के सिग्नल हैं उसी का दबदबा है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ही बैठकर मोबाइल फोन के जरिए 200 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मोबाइल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। लेकिन अब इन मोबाइल फोन के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हो गया है। We have identified many dark spots और टेक्नोलॉजी भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है ताकि हम उसको किस प्रकार से पूर्णतः सिग्नल फ्री बना सके, ताकि फोन है या नहीं है वो बेकारी है आपके लिए। ट्रायल स्टेज हमने अभी किया है, पायलट प्रोजेक्ट हम अब 2 जेल में शुरू करेंगे शीघ्र और मुझे उम्मीद है उसके बाद हम सब एक राहत की सांस ले पाएंगे। तिहाड़ में 16 जेल हैं और 19,800 कैदी हैं। कैदी जेल के अंदर से ही मोबाइल के जरिए रंगदारी मांगने से लेकर गैंग चलाने और हत्याओं की साजिश को अंजाम देते हैं। तिहाड़ जेल में 3 जैमर हैं, जबकि तिहाड़ जेल के अधीन मंडोली जेल में 1 जैमर है। ये पुराने 2G नेटवर्क वाले हैं और इनकी रेंज 400 मीटर तक ही है, जबकि कैदी अब 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदी तिहाड़ में उन जगहों को खोजते हैं जहां मोबाइल के सिग्नल आते हैं, फिर वहीं से बैठकर आराम से फोन और वीडियो कॉलिंग करते हैं। तिहाड़ प्रशासन ने हाल ही में मैपिंग के जरिए जेल के अंदर ऐसे 100 से ज्यादा डार्क स्पॉट की पहचान की जहां मोबाइल नेटवर्क आता है। डार्क स्पॉट की पहचान करने के बाद जेलों में छापेमारी कर 2 महीने के अंदर 380 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तिहाड़ में अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पूरी जेल में मोबाइल नेटवर्क आए ही ना और मोबाइल कॉलिंग पर रोक लग पाए। हाल फिलहाल खबरों में भी पढ़ा था कि 380 से ज्यादा मोबाइल फोन हम अपनी रेड्स इंटेलिजेंस डेवलप करके रिकवर कर लिए हैं और मेरा मानना है और भी होंगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो मेरा ख्याल चलती रहेगी, बिकॉज जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक ये आते रहेंगे। इसको बंद करने के लिए कि हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि यहाँ पे फ़ोनों का इस्तेमाल ही ना हो सके, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना आवश्यक रहेगा और उसके बिना कोई चारा नहीं। कैदी जुराब में मोबाइल डालकर पाइप से लटका देते हैं तो कभी वाटर टैंक और वाटर पाइप की लाइंस में छुपा देते हैं, किसी की नजर न पड़े, लिहाजा कभी मोबाइल को टॉयलेट के पीछे वाले हिस्से में फिट कर देते हैं। तिहाड़ में बॉडी स्कैनर का भी ट्रायल होगा जिससे मोबाइल या दूसरा सामान अंदर न जा पाए। आज के दौर में तिहाड़ जेल का नाम बदनाम इसलिए है क्योंकि जेल के अंदर से बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर फोन का इस्तेमाल करते हैं, अपना गिरोह चलाते हैं और फोन का इस्तेमाल कर हत्याओं को अंजाम दिलवाते हैं। अब इन फोनों पर रोक सबसे बड़ी चुनौती है जिसके लिए तिहाड़ नए कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि क्या इन कदमों से तिहाड़ जेल में कैदियों के फोन बंद होते हैं या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में इस साल की सर्दियों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर साल की तुलना में इस बार सर्दी के 3 महीने हवा बहुत खराब रही
और इसका असर साफ तौर पर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ा। खासकर चेस्ट इन्फेक्शन और अस्थमा के मरीजों की तादाद काफी बढ़ी। शाम के 3 बजे की ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की है। प्रदूषण की वजह से ट्विन नेकलेस धुंधला नजर आ रहा है। यही हाल मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग का है। आमतौर पर साफ नजर आने वाली ऊंची ऊंची इमारतें फिलहाल प्रदूषण के कारण ढक गई हैं। पिछले 3 महीनों से मुंबई की हवा प्रदूषित रही है। सोमवार के दिन मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रही, जो खराब श्रेणी में आती है। पिछले 3 सालों में सर्दी के मौसम में औसतन मुंबई की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में 28 बार रही है, जबकि इस साल 66 दिन शहर की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में रही है। पिछले 3 सालों में औसतन सर्दी के 15 दिन शहर की हवा अच्छी रही है, जबकि इस साल केवल 1 दिन शहर की हवा अच्छी रही है। इस वजह से हुआ है कि जो मुंबई के नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है, जो कि समुद्र के किनारा होने की वजह से मुंबई को ब्लेस्ड है, वो टेम्परेरी तौर से विड्रॉल हो गई है। और ये लानीना के चलते, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड 3 साल में एंटर कर गया है, जो क्लाइमेट चेंज की कैटास्ट्रॉफी बताया जाता है, उसकी वजह से जो विंड स्पीड है, जो सरफेस विंड स्पीड है, जो पोल्यूशन को डिस्पर्स करती है, उसकी गति बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से स्टेग्नेशन हो रहा। खराब वायु का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। इस साल वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और छोटे बच्चे बीमार हुए हैं। मोस्टली अबव 60 और 50 और 60 एज के पेशेंट्स और अडल्ट्स में, और छोटे बच्चों जो है 5 और 6 साल के बीच में जो रहते हैं, तो ऐसे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी वगैरह ऐसे हैं, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है कि और एक्यूट एक्सासर्बेशन जो ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस देखने को पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बजट पर चर्चा करने के लिए मुंबई पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शहर की हवा पर टिप्पणी की। Coastlines and therefore Mumbai, that the sea does the good cleaning job for us every day, so by the evening you get fresh air. ये एक सोच है कि समुद्र वायु प्रदूषण को साफ कर देती है और शाम तक हमें स्वच्छ हवा मिलती है, लेकिन इस साल मुंबई पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जबकि यहाँ समुद्र मौजूद है। बजट में इस बारे में भी चर्चा की गई है और केवल फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल के बारे में बात नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात की है। From fossil fuel to renewable, it's also talking about waste management. एक ऐसे समय में जब मुंबई की हवा बहुत ज्यादा खराब है, राज्य सरकार में एक पर्यावरण मंत्री मौजूद नहीं है और बीएमसी में भी कोई पार्षद फिलहाल मौजूद नहीं है। लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नेताओं के लिए ये प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।